Welcome back to another episode of Any Football. आज हम बात करने वाले हैं कि 2025-26 सीजन फुटबॉल का वन ऑफ द क्रेजीएस्ट सीजन्स क्यों है. सो लेट्स गेट इनटू इट विद आवर फर्स्ट सेक्शन व्हिच इज द एनी फुटबॉल वीकेंड मैच एनालिसिस. तो पहली टीम जिसकी मैं बात करना चाहूंगा वो है आर्सेनल. उनने ऑफिशियली प्रीमियर लीग टाइटल को बॉटल कर दिया है और एज यूजुअल मैन सिटी इज बैक ऑन टॉप only and only due to the difference between the goals scored. दोनों टीम्स सेम पॉइंट्स पे हैं. दोनों टीम्स ने सेम अमाउंट ऑफ मैचेस जीते हैं, ड्रॉ किए हैं और लॉसेस भी हैं. लेकिन प्रीमियर लीग रूल्स के हिसाब से मैन सिटी इज ऑन टॉप क्योंकि उनने आर्सेनल से 3 गोल्स ज़्यादा मारे हैं. तो लेट्स सी कि बाकी के बचे हुए मैचेस में आर्सेनल जीत पाएगी प्रीमियर लीग को या फिर से बॉटल कर देगी प्रीमियर लीग और दे देगी उसे मैन सिटी को. दूसरी टीम जिसकी मैं बात करना चाहूंगा वो है अल नासर. हाँ, ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम है जो इस साल एक हिस्टोरिक डबल के ओर जा रहे हैं. वो रोशन सऊदी लीग के टॉप पे हैं और एएफसी चैंपियंस लीग 2 के फाइनल में भी पहुंच गए हैं. 41 ईयर ओल्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो is hopefully going to lead them to a double glory for the first time in their history. I think he is the only player who can make this happen. जब सीजन शुरू हुआ था तो किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि बायर्न एक ट्रेबल के लिए चैलेंज करेंगे, लेकिन राइट नाउ दे आर चैलेंजिंग फॉर दैट. वो चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में है, वो बुंडेसलीगा को रैप अप कर चुके हैं और वो डीएफबी पुकाल के भी फाइनल में है. आई थिंक विंसेंट कंपनी एंड बायर्न म्यूनिख आर ऑन देयर वे टू अ हिस्टोरिक ट्रेबल एंड वी रियली नीड टू वॉच आउट फॉर दैट टीम. अब थोड़ी सी अमेरिकन हिस्ट्री की बात करते हैं. पेलेग्रिनो मताराज़ो ने रियल सोसिएडाड को कोपा डेल रे जिता दिया है एंड इन डूइंग सो ही हैज बिकम द फर्स्ट एवर अमेरिकन मैनेजर टू विन अ ट्रॉफी इन द टॉप 5 यूरोपियन लीग्स. और जो आखिरी मैच है जिसकी मैं बात करना चाहूंगा वो है लाज़ियो वर्सेस अटलांटा इन द कोपा इतालिया सेमीफाइनल. इतना ज्यादा क्रेजी मैच था ना, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ. मैं इस मैच को लाइव देख रहा था. गाइस, 21 ईयर ओल्ड एडुआर्डो मोता जो लाज़ियो का गोलकीपर है, ओ माय गॉड, दैट गाय इज अ मेनेस. पूरे मैच उसने पॉइंट ब्लैंक सेव्स किए हैं, लेकिन उसके बाद जब मैच एक्स्ट्रा टाइम के बाद पेनाल्टीज में गया, उस बंदे ने 1 नहीं 2 नहीं 3 पेनाल्टी सेव करी हैं, वो भी अटलांटा के बेस्ट प्लेयर्स की, और लाज़ियो को पहुंचा दिया है कोपा इतालिया फाइनल में जहां वो मिलेंगे इंटर से. जिस तरह की इस बंदे की परफॉर्मेंस थी ना, मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, अगर ये बंदा फाइनल में भी खड़ा रहा बिटवीन द स्टिक्स, ही विल हैंड लाज़ियो द टाइटल फॉर श्योर. Let me go a step further and say he is the future of the Italian national team's goal, because the way that he played yesterday with the confidence, the leadership from in between the sticks, he was exceptional. अब हम आ गए हैं हमारे अगले सेक्शन पे जो है द एनी फुटबॉल फॉलन जायंट्स. आज हम 2 डच क्लब्स की बात करेंगे जिनके डाउनफॉल को देख के पूरी दुनिया रो रही है. तो जो पहला क्लब है जिसकी हम बात करेंगे उसका नाम है विलेम 2. ये क्लब स्ट्रगल कर रहा है फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी से. दिस क्लब हैज बाउंस बिटवीन द फर्स्ट 2 डिविजन्स ऑफ डच फुटबॉल फॉर ईयर्स बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स एंड अ रिलायंस ऑन अ सेल ऑन प्लेयर पॉलिसी. मैच फिक्सिंग स्कैंडल, मैनेजरियल चेंजेस. हर सीजन ये क्लब एक नए मैनेजर को चांस देता है और मिड सीजन या सीजन खत्म होने के पहले वो उसे निकाल देते हैं क्योंकि दे आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स दे वांट, एंड दिस हैज कॉज्ड द क्लब टू not create a consistent run of performances. They win a few matches, they lose a lot of matches, and they draw a few matches. This is not the way a top division club should play. इस क्लब की एक पॉलिसी है, पैसों की दिक्कत की वजह से वो हमेशा यूथ टैलेंट को डेवलप करते हैं और उसे बेच देते हैं, जिसकी वजह से वो एक कॉम्पिटिटिव स्क्वाड को फील्ड ही नहीं कर पा रहे हैं और रिटेन ही नहीं कर पा रहे हैं. और इन सब चीजों के कारण ये क्लब एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल करता है फर्स्ट और सेकंड डिवीजन में. अब लोग इसके बारे में जानते भी नहीं.
और दूसरा क्लब जिसकी हम बात करेंगे उसका नाम है वितेस। द डाउनफॉल ऑफ वितेस वाज कॉज्ड बाय अ मल्टी-ईयर पैटर्न ऑफ फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, रेगुलेटरी डिसेप्शन एंड एन ओपेक ownership ties to Russian interest, culminating in the permanent revocation of its professional license। ये क्लब बार बार प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके पास वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन था ही नहीं। वो ये प्रूव ही नहीं कर पा रहे थे कि उनके पास जो पैसा है वो कहाँ से आ रहा है, उसका क्या सोर्स है। इन अप्रैल 2024 दे फेस्ड अ हिस्टोरिक 18 पॉइंट डिडक्शन, जिसकी वजह से वो एरेडिवीजे से रेलीगेट हो गए। और उसके बाद जब वो सेकंड डिवीजन पहुंचे वहां पे उनको 39 पॉइंट्स का डिडक्शन और मिल गया, जिसने सीमेंट कर दिया उनका रेलीगेशन टू द थर्ड डिवीजन ऑफ डच फुटबॉल। इस क्लब पे जब इन्वेस्टिगेशन हुए तो पता चला कि 117 मिलियन यूरोस का इन्वेस्टमेंट हुआ है बाय रोमन अब्रामोविच, द ओनर ऑफ चेल्सी एफसी, जो इस क्लब को चेल्सी का सेकंड टीम बना रहा था। यहाँ पे वो प्लेयर्स को डेवलप करते और उसके बाद प्लेयर्स को लेके जाते और चेल्सी में खिलाते। बट दिस वाज अगेंस्ट द रूल्स एंड इट voided the transparency rules and complicated compliance with EU sanctions following Russia's 2022 invasion of Ukraine। एक अमेरिकन ग्रुप जिसका नाम है कॉमन ग्रुप ने 2024 में कोशिश करी थी इस क्लब को खरीदने की, लेकिन KNVB ने इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उन्हें आज तक ये समझ ही नहीं आया कि इस क्लब के पास पैसा कहां से आ रहा है। रोमन अब्रामोविच एक जरिया था, लेकिन सिर्फ वही एक जरिया नहीं था, और भी तरीके थे जिसके बारे में आज तक KNVB को कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए उन्होंने इस डील को ही रिजेक्ट कर दिया। और आज ये क्लब 14 मिलियन यूरोस के डेट में है और इसके पास कोई ओनर नहीं है जो इस डेट को भरे और इस क्लब को स्टेबलाइज करे। इन August 2025, a civil court upheld the KNVB's decision to permanently revoke Vitesse's professional license, ending a 133-year-old club's existence as a professional entity, leaving its future in jeopardy। अब हम आ गए हैं द एनी फुटबॉल मेन स्टोरी में। हम सबसे पहले बात करेंगे मास्टलान एफसी की, जो कि लिगा एमएक्स का एक बहुत ही बेहतरीन क्लब है। अचानक से ओनर्स ने इस क्लब से पूरे के पूरे फाइनेंशियल रिसोर्सेज को खींच लिया और बंद कर दिया, एंड इसकी वजह से दिस क्लब इज फेसिंग एक्सटिंक्शन, मूविंग फ्रॉम अ मॉडर्न प्रोजेक्ट टू अ पोटेंशियल लिक्विडेशन। इनका डाउनफॉल कमर्शियल और स्पोर्टिंग एबिलिटीज की वजह से है, जो कि ग्रुपो सलिनास की ओनरशिप के अंडर में हुई। और अब 2025 में ये क्लब बेच दिया गया है अटलांट एफसी को। ये क्लब पिछले 5 सीजन से 10th पोजीशन के ऊपर जा ही नहीं पाया है। इन लोगों ने पिछले 5 सीजन में 9 मैनेजर्स स्विच किए हैं और उसके बाद भी इनको सक्सेस नहीं मिली। 2020 में इस क्लब को एक नई लोकेशन पे ले गए, वहां पे इसका कोई फैन बेस बना ही नहीं और ओनर्स को ये समझ ही नहीं आया। उन्हें लगा कि फाइनेंशियल रीजन से हम इस क्लब का एक फैन बेस क्रिएट कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पीपल नीड टू कनेक्ट विद द क्लब, टू फील फॉर द क्लब। द सेल ऑफ दिस क्लब टू अटलांट एफसी allowed historic club Atlant to bypass the suspended promotion system and reclaim its top flight status, while Maltazan's affiliation was transferred, effectively ending its first division existence। If this is not sad, I don't know what is। एक क्लब जो अपने एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल कर रहा था सिर्फ फाइनेंशियल रीजंस, स्पोर्टिंग रीजंस थे, बट ऑल ऑफ दीज वर कॉज्ड बाय द ओनर्स, और उसके बाद भी ओनर्स ने इस क्लब के बारे में 1 मिनट नहीं सोचा और इसे बेच दिया, और अब इस क्लब का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो अगली स्टोरी जिसकी हम बात करेंगे वो है कोवेंट्री सिटी रीचिंग द प्रीमियर लीग। कुछ साल पहले इनके पास स्टेडियम नहीं था, ये लीग 2 में खेल रहे थे और अब वो वापस आ चुके हैं प्रीमियर लीग में। कोवेंट्री सिटी achieved a historic promotion to the Premier League for the first time in 25 years। और इस क्लब की सक्सेस का एक बहुत बड़ा रीजन है उनका मैनेजर फ्रैंक लैम्पार्ड, द चेल्सी लेजेंड who took over the club in late 2024 when the club was in a mid-table position and guided them to the summit of the championship and now back to the Premier League। The rise is particularly notable given its previous struggles including relegation to League 2, stadium disputes and fans unrest under prior ownership। अब हम जाते हैं इंग्लैंड के 5th टियर में नेशनल लीग, जहां पे
टाइटल रेस इतनी ज्यादा टाइट है बिटवीन यॉर्क सिटी एंड रॉचडेल कि अब वो फाइनल डे डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा क्लब ऑटोमेटिक प्रमोशन सिक्योर करेगा और कौन से क्लब को जाना पड़ेगा थ्रू द प्लेऑफ्स। इस सैटरडे ये दोनों क्लब्स एक दूसरे को खेलेंगे और जो भी क्लब जीतेगा वो कर लेगा अचीव ऑटोमेटिक प्रमोशन बैक to the EFL League 2. Right now, York City has 107 points and are at the top of the National League table. और उनके जस्ट नीचे है रॉचडेल जो सिर्फ 2 पॉइंट्स पीछे हैं। So anything can happen. ये पहली बार है कि दो टीम्स जिनका टोटल 100 पॉइंट से ज्यादा है वो क्लैश कर रही हैं डिसाइड करने के लिए कि टाइटल किसको मिलेगा। This is a historic match for the National League and for football itself. अब फिफ्थ टीयर ऑफ इंग्लिश फुटबॉल से हम चलेंगे सीधे स्विट्जरलैंड, जहां पे FC थन ने धूम मचा रखी है और पूरी लीग को अपने सर पे उठा रखा है। ये क्लब इस साल प्रमोट हुआ था सेकंड डिवीजन से और राइट नाउ दे हैव अ 16 पॉइंट लीड एट द टॉप ऑफ द स्विस टेबल। ये क्लब अपने 128 साल की हिस्ट्री में पहली बार कोई ट्रॉफी जीतने वाला है। इस क्लब की सक्सेस का एक बहुत बड़ा कारण है इनका हेड कोच माउरो लुत्स्ट्रेली, जो कि इस क्लब का फॉर्मर लेजेंड है, जिसने इंप्लीमेंट किया है एक डायरेक्ट हाई प्रेसिंग टैक्टिकल स्टाइल जो मैक्सिमाइज करता है एफिशिएंसी को डिस्पाइट एवरेजिंग लोअर पोजेशन देन देयर राइवल्स। और सबसे बड़ी बात, FC थन ने इतना हिस्टोरिक फीट अचीव किया है with a squad valued at 13.8 million pounds, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है compared to the other clubs who've been successful in this league like Young Boys, जिनका squad valued है 61 million pounds पे, और बाजेल जिनका squad valued है 51.5 million pounds पे। मुझे लगता है कि हमें इस टीम को लेस्टर सिटी 2.0 कहना चाहिए कि लेस्टर सिटी तो प्रीमियर लीग में वापस आई, कुछ साल रेलीगेशन से स्ट्रगल करती रही और उसके बाद 2016 में टाइटल जीती, लेकिन FC थन वो इस साल सेकंड डिवीजन से प्रमोट हुए हैं और अब एक कमांडिंग लीड लेके टाइटल को जीतने वाले हैं। आई थिंक दे आर ऑन अ हिस्टोरिक रन एंड दिस इज गोइंग टू बी really beautiful sight to watch in football this year। अगर FC थन टाइटल जीत जाती है तो वो चैंपियंस लीग क्वालिफाइंग के सेकेंड राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि उनके क्लब का पहला यूरोपियन कैंपेन है सिंस 2005। स्विट्जरलैंड से हम चलते हैं वापस यूके में, जहाँ पे स्कॉटलैंड में, जहाँ पे हार्ट्स ऑफ मिडलोथियन, जिसको हार्ट्स कहते हैं, वो सेल्टिक और रेंजर्स की डुओपली को ब्रेक करने वाले हैं इस सीजन, क्योंकि अभी वो टॉप ऑफ द टेबल हैं और वो एक बहुत ही बेहतरीन रन पे है। तो 40 साल की डुओपली जो सेल्टिक और रेंजर्स की रही है स्कॉटिश प्रीमियरशिप पे, उसको ब्रेक कर देंगे। राइट नाउ हार्ट्स लीड द टेबल बाय 1 पॉइंट ओवर रेंजर्स एंड 3 पॉइंट्स ओवर सेल्टिक, 5 मैचेस रिमेनिंग इन द सीजन। अगर हार्ट्स ये टाइटल जीत जाते हैं तो पहला क्लब बन जाएंगे जो कि नॉन ग्लासवीजन है विन द लीग सिंस 1985, जब अबरदीन ने इस लीग को जीता था। और मैं इस क्लब के मैनेजर डेरिक मैकेनिस को बहुत ही बड़ा सैल्यूट देना चाहूंगा, कैसे उसने इस क्लब को ट्रांसफॉर्म कर दिया है और ड्राइव किया है टुवर्ड्स द स्कॉटिश लीग दिस ईयर। Also a fun fact, despite this club being unbeaten at home this season, their away form has been weak and they face a difficult run-in that includes matches against Rangers and Celtic. Scottish Premiership is heating up and you really need to look out for these matches because it is going to be a historic feat if Hearts win it. But if Rangers or Celtic make a comeback and win it, it will be a heart-breaking scene. अब हम वापस जाते हैं चैंपियनशिप में, जहाँ लेस्टर सिटी रेलीगेट हो गए हैं डाउन टू द EFL League 1. It's only been 10 years since Leicester City won the Premier League, a magical season. And right now, due to the same mismanagement seen at Spurs, they are going down to the EFL League 1 because they received a 6-point reduction for breaching financial rules, which left them struggling to recover from the deficit throughout the championship season. इस क्लब ने इतने सारे मैनेजर्स चेंज किए क्योंकि ओनर्स और मैनेजर्स और मैनेजमेंट की आइडियोलॉजी मैच ही नहीं कर पा रही थी। तो उसकी वजह से इस क्लब में इतनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी हुई, क्योंकि हर नया मैनेजर आता था और वो अपनी नई
आइडियोलॉजी लेके आता था, अपना एक नया फॉर्मेशन लेके आता था और वो उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता था, लेकिन उस मैनेजर को इतना टाइम ही नहीं मिलता था कि वो इम्प्लीमेंट करे और चेंजेस दिखाए। जब तक वो टीम को लाता था कि हाँ अब टीम स्टेबल हो रही है, तब तक उसको निकाल दिया जाता था। और इस रेलीगेशन के बाद फैंस ने सैक द बोर्ड के नारे लगाए हैं स्टेडियम के बाहर, जो कि बहुत ही सच बात है, क्योंकि पुराने ओनर की डेथ के बाद अभी का चेयरमैन उस सक्सेस को रिप्लिकेट कर ही नहीं पा रहा है। Leicester City will play in the third tier for only the second time in their 142-year history, following their League One title win in 2009. The club now faces a significant financial challenge as broadcast revenues drop substantially in lower divisions. This is one of the biggest tragedies 2025-26 season. अब चैंपियनशिप से हम चलते हैं सीधे फ्रांस, जहां पे आरसी लेंस पहली बार 1998 के बाद से कूप दे फ्रांस के फिनाले में पहुंची है, जहां पे नीस उनका इंतजार कर रही है, जिनने पिछले 29 ईयर्स से एक भी ट्रॉफी नहीं जीती। तो देखने की बात यह है कि कौन सा क्लब इस ट्रॉफी को जीतेगा और अपना ट्रॉफी ड्राउट खत्म करेगा। और अब एक ऐसी स्टोरी जिसको सुन के हैरान हो जाओगे। माचिदा जेल्विया तो जापानीज 7th टियर में थे यही कुछ 20 साल पहले, अब एफसी चैंपियंस लीग एलीट के फाइनल में हैं और एक गेम दूर हैं एशियन चैंपियंस बनने से। इस क्लब ने अपनी पहली ट्रॉफी 2025 के नवंबर में जीती थी। उसके बाद हिस्टोरिक रन पे गए एएफसी चैंपियंस लीग में, अब ये फाइनल में। ये क्लब रीजनल जापानीज लीग से प्रमोट होके J2 में पहुंचा था 2023 में, और फिर अपने J1 के डेब्यू सीजन में ये थर्ड फिनिश किए। इसके बाद ये AFC चैंपियंस लीग में पहुंचे। इनका मैनेजर गो करूदा ने लीग के टॉप पे रखी है टीम को अपनी टैक्टिक्स से, और ऑन देयर वे टू द AFC चैंपियंस लीग फाइनल दे डिफीटेड अल इतिहाद ऑफ सऊदी, अल शबाब ahli एंड नाउ विल फेस अल ahli ऑफ सऊदी इन द फाइनल, जो कि रेनिंग चैंपियंस हैं AFC चैंपियंस लीग एलीट की। लेकिन आई जस्ट थिंक दैट माचिदा जेल्विया हैज अ रियली बिग चांस ऑफ विनिंग इट ऑल एंड cementing their legacy as one of the best clubs in Japanese and Asian football. अब हम पहुंच चुके हैं अगले सेक्शन में, जो है एनी फुटबॉल ट्रांसफर टॉक। तो मैं बात करना चाहूंगा अलेहांद्रो गार्नाचो की। हाँ, ये वही बंदा है जिसका ईगो उसके सर पे चढ़ा हुआ है, जो रोनाल्डो को कॉपी करता है लेकिन है अर्जेंटीन, और ऐसी ही बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरीज इस बंदे के अराउंड हम सब ने सुनी हैं पिछले कई सालों से। शॉकिंग ट्विस्ट, गार्नाचो जिसने चेल्सी को इस सीजन ज्वाइन किया है इज रिपोर्टेडली लुकिंग फॉर अ वे आउट ऑफ चेल्सी। आई डू नॉट इवन अंडरस्टैंड व्हाई। चेल्सी के मैनेजर ने पब्लिकली बोला है कि दे ट्रस्ट द 21-year-old विंगर and he has been playing well, not exceptional, he's not at the level that he used to play at Man United, but he's been playing well any chance that he got। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि ये बंदा चाहता क्या है अपने करियर से, कि he does not have a lot of suitors। सबने उसका ईगो देखा है, सबने उसकी बदतमीजी देखी है अलग अलग क्लब्स में अलग अलग मैनेजर्स के साथ। तो आई डोंट थिंक ही हैज लॉट ऑफ ऑप्शंस टू गो आउटसाइड द क्लब राइट नाउ, पर कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये बंदा इतना ज़्यादा ईगोइस्टिक है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि ये अपने करियर से क्या चाहता है। हाँ, एक कारण जो मुझे समझ आ रहा है वो ये है कि चेल्सी अगले सीजन चैंपियंस लीग में नहीं खेलेगी और इसे चैंपियंस लीग खेलना है और जीतना है। वो कारण ठीक है, बट समटाइम्स यू नीड टू सैक्रिफाइस पर्सनल गोल्स फॉर द बेटर ऑफ द टीम। I don't think this guy is going to do that. So I think we need to look out for this guy and see where he's going to go for the next season. जो दूसरा प्लेयर है जिसके बारे में शायद तुमने नहीं सुना होगा वो है अब्दुल करीम कुलिबाली, एक 18 साल का आइवोरियन डिफेंडर जो अभी वेडर ब्रीमेन में खेल रहा है। He is the hottest young defender in the market. Arsenal, Man City, Chelsea, Newcastle, PSG, Marseille, Dortmund, Real Madrid, all race to sign him. इसका इवैल्यूएशन 40 से 50 मिलियन यूरोस के बीच में है। एक ऐसा डिफेंडर है जो हर टीम के सिस्टम में फिट हो जाएगा और डोमिनेट करेगा डिफेंसेस को। एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ही प्रेफर्स टू स्टे इन द बुंडेसलीगा राइट नाउ, so maybe he could join Dortmund or
And if Bayern are looking to sign a replacement for the outgoing Guerrero, could be one of the people they could try and sign. So we really need to look out for this guy. Now we've reached the any football trend check section. And today we are going to talk about the technical area ban. जिन लोग को ये रूल नहीं पता है उनको ये रूल बता दूं। इस रूल के हिसाब से टेक्निकल एरिया होता है हर टीम का, उसमें अब सिर्फ कुछ खड़ा हो सकता है, कोई सब्स्टिट्यूट प्लेयर, कोई असिस्टेंट और कोई भी मैनेजमेंट टीम का बंदा वहां नहीं खड़ा हो सकता है, सिर्फ कोच खड़ा हो सकता है। जो इसका अच्छा एस्पेक्ट है वो ये है, जो टेक्निकल एरिया है उसमें भीड़ नहीं होगी अब, कि अगर भीड़ होती है तो जो फोर्थ ऑफिशियल है उस पर सारे लोग चढ़ जाते हैं, लेकिन अब कि वो अलाउड ही नहीं है, वो सिर्फ वो मैनेजर जाके फोर्थ ऑफिशियल से बात कर सकता है अबाउट द डिसीजन टेकन ऑन द फील्ड। अब जो इसका बुरा पार्ट है वो मुझे ये लगता है कि क्योंकि फुटबॉल इज नाउ बिकमिंग अ गेम ऑफ स्प्रिंट्स, द 5-second rule and everything that's going on, coaches need their assistants and the substitute players to shout the players on the wings and in the midfield and give them instructions throughout the game, because एक अकेला मैनेजर ये नहीं कर सकता है। So my take on this rule is that it should not be implemented in football because it isolates the manager and punishes the teams that use complex tactical shifts during the play. Now we've reached the any football hidden gem section. आज हम बात करेंगे नेस्ट्रॉय इराकुडा की, जो एक बुरुंडियन रेफ्यूजी था और पैदा हुआ था तांजानिया में, लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एंड ब्राइटेस्ट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बन चुका है। इसने अपनी जर्नी शुरू करी एडिलेड यूनाइटेड में, जिसको इसने ज्वाइन किया था 15 साल की उम्र में, और डेब्यू किया 2022 की जनवरी में, और उसके बाद ए लीग का यंगेस्ट एवर अटैक स्कोरर बना और सेकेंड यंगेस्ट गोल स्कोरर बना हिस्ट्री में। इसकी एक्सेप्शनल 2023-24 सीजन की परफॉर्मेंसेस ने इसको दिलाया द यंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड ए लीग का, और उसके बाद ये चला गया बायर्न म्यूनिख में 2024 के जून में रिपोर्टेड फी ऑफ मोर देन 3 मिलियन यूरोस। लेकिन बायर्न में लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज के कारण इसे भेज दिया गया ग्रासहॉपर क्लब स्विट्जरलैंड में फॉर अ लोन स्पेल। और उसके बाद जुलाई 2025 में इसने ज्वाइन कर लिया चैंपियनशिप क्लब वॉटफोर्ड। जब से वो वॉटफोर्ड गया है उसने अपने राइज को एक अनदर लेवल पे ले गया है। एक डायनामिक विंगर है जो एक्सेप्शनली वेल खेलता है और बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंसेस देता है वीक इन वीक आउट फॉर वॉटफोर्ड। अब मैं बताऊंगा कि इस वीकेंड तुम्हें कौन से मैचेस देखने हैं बिफोर द चैंपियंस लीग सेमीफाइनल फर्स्ट लेग, यूरोपा लीग सेमीफाइनल फर्स्ट लेग एंड द यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग सेमीफाइनल फर्स्ट लेग्स। पहला मैच जो तुम्हें इस वीकेंड देखना है वो है रियल बेटिस वर्सेस रियल मैड्रिड। ये मैच बहुत ही क्रूशियल है दोनों टीम्स के लिए, क्योंकि रियल मैड्रिड इज ट्राइंग टू फेस डाउन बार्सिलोना एंड फुली विन ला लीगा, वेयरएज रियल बेटिस चाहते हैं कि वो एक यूरोपियन स्पॉट में फिनिश करें और अगले सीजन यूरोप में खेलें। अगर रियल जीतती है तो वो बार्सिलोना पे बहुत सारा प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं और होपफुली टाइटल रेस को लास्ट मैच डे तक ले जा पाएंगे। वेयरएज रियल बेटिस यूरोपियन स्पोर्ट्स के जस्ट बाहर है, तो अगर वो ये मैच जीतते हैं तो वो आराम से अगले सीजन के यूरोपियन स्पोर्ट्स में आके बैठ जाएंगे और फिर क्वालिफाई कर जाएंगे। अगला मैच जो तुम्हें देखना है वो है मिलान वर्सेस यूवेंटस। ये है सेकंड प्लेस की बैटल सीरीए में। मैक्स एलेग्री यूवेंटस में रिटर्न कर रहा है 2024 के बाद पहली बार एज द मैनेजर ऑफ मिलान। मिलान अभी एक बहुत ही अच्छे रन पे है और काफ़ी मैचेस जीतते हुए इस मैच में आ रहे हैं, वेयरएज यूवेंटस का फॉर्म थोड़ा शेकी रहा है, लेकिन ये मैच एक क्लासिक टॉप 4 इटालियन फुटबॉल का मैच है। अगला मैच जो तुम्हें देखना है वो है मार्सेई वर्सेस नीस। ये भी एक क्लासिक और हीटेड राइवलरी है। द क्लब्स जो होप कर रहे हैं कि अगले सीजन एक यूरोपियन स्पॉट में फिनिश करें और जितना ज़्यादा ऊपर ये फिनिश करेंगे उतना बेटर है इनके अगले सीजन के रेवेन्यू चांसेस के लिए। मार्सेई जो अभी एक बहुत ही अच्छे रन पे है वो होप करेंगे कि वो टॉप 3 में फिनिश करे, एज नीस रियली होपिंग टू फिनिश इन अ टॉप यूरोपियन स्पॉट। इसी के साथ हम आ चुके हैं तुम्हारे फेवरेट सेक्शन में जो है द एनी फुटबॉल फैन जोन। तो पिछले वीक जो मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर है विनी जूनियर एंड माइकल ओलिस विद 8 असिस्ट ईच
in this year's Champions League campaign. Ab, for all of you trivia lovers, today's question: can you name the youngest player in history to reach 10 goals in the UEFA Champions League? हिंट भी दे रहा हूँ, उस बंदे ने इस रिकॉर्ड को इस साल मार्च में तोड़ा है और ये रिकॉर्ड पहले एम्बापे के पास था. So let me know down in the comments who you think this player is. Episode 6 is in the books. From the 7th tier miracles to the Premier League heartbreaks, the game never stops. Hit that subscribe button, follow me on Instagram, and as always, keep that ball rolling.